अस्सलाम वालेकुम। लेट मी नो अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ऑल्सो मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन शेयरिंग में कोई मसला है तो भी बता दें। दैट्स इट। ओके, इसकी स्टडी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल मैं एक कोड लिख रहा हूँ एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि इस कोड में क्या हो रहा है। उसकी एक एक लाइन को समझें। कोई अगर इश्यूज बीच में आपको नज़र आते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे तो वो नोट करते जाएं। जैसे ही कोड कंप्लीट होगा तो उस पर फिर डिस्कशन भी करते हैं और वहीं से फिर हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलेंगे। अच्छा, मेरे पास कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ भी सही है, ये वीडियो भी है, तो काइंडली एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि यस एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम जस्ट राइटिंग द कोड। देन इसी कोड को हमने समझना भी है और यहीं से हमने चीज़ों को आगे बढ़ाना है। सो इट्स बेटर कि आप खुद ही इस कोड को देखकर समझ भी लें आधी से ज़्यादा चीज़ें, देन हम इन चीज़ों को चेंज भी करेंगे और इसमें चीज़ें समझेंगे भी नहीं। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड इस कोड में बेसिकली हो ये रहा है कि देयर आर टू वेरिएबल्स, एक है एक्स एक है वाई, और दोनों को इनिशियलाइज मैंने कर दिया है। एक 6 से इनिशियलाइज कर दिया है एक्स को, और वाई को इनिशियलाइज कर दिया है 7 से। और एक कंडीशन मैंने लगाई है, अगर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10, तो ये काम होगा, जो कि लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 13 तक है, यानी कि इस ब्रैकेट में, विच इज के ये सारा काम हो जाएगा। वो काम क्या है इसको देखते हैं, बट फर्स्ट ये देख लेते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। सो आई थिंक ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू द इनिशियल वैल्यू 6 प्लस 7 विल बी 13, विच इज नॉट ग्रेटर देन 10। सो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे, जो कि एल्स का ब्लॉक यूजुअली होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो जस्ट ये है कि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स का ब्लॉक अगर होता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता, बट यहाँ पर चूंकि नहीं है एल्स का ब्लॉक, तो इसका मतलब है कि इसके बाद डायरेक्टली जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन हो जाएगी। लेट्स से डमी स्टेटमेंट बैकस्लैश n। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। एक क्विक जवाब मुझे देते जाएं मैसेजेस के ऊपर कि अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो खैर, अगर नहीं, इस सिचुएशन में क्या प्रिंट होगा मुझे ये बता दें। जो एक्स और वाई की फिलहाल वैल्यूज हैं, व्हाट विल बी प्रिंटेड इन दिस कंडीशन, अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करूँ तो, या व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? 014, 010, 066, try to answer. Let me know what will be the output of this program. Today is a very important class because this is our last class before the midterm exams. From next week onwards, there are midterm exams. Next week, I think 6 of the April. 6 अप्रैल से आपके मिड टर्म एग्जाम्स स्टार्ट हैं। आई डोंट नो आपको पता लगा अभी तक क्या नहीं पता लगा, बट 6 अप्रैल से पोटेंशियली आपके मिड टर्म एग्जाम्स प्लान्ड है। So this is our last class of programming fundamentals before the midterm exams. So whatever your questions are, whatever your issues are, you need to resolve it right now, right in this class. Still no answers from any of the students. Anyways, I will just keep going. Hopefully you will be understanding some of the students. जी, इस पे बात करेंगे 011 कि पेपर पैटर्न क्या होगा। ओके, पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको बतानी है वो बता दूं, और फिर उसके बाद हम पेपर पैटर्न और उस चीज़ों पे आएंगे। सो देखें, इस पूरे कोड के अंदर सबसे पहले x इक्वल्स टू 6 है, देन y इक्वल्स टू 7 है। x के अंदर 6 स्टोर हो गया, y के अंदर 7 स्टोर हो गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू, ओके, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10। क्या x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 है? नो। तो इसका मतलब है ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसके बाद हम आ जाएंगे और सिर्फ डमी स्टेटमेंट प्रिंट होगा। हाँ, अगर मैं डमी स्टेटमेंट को एल्स के ब्लॉक में लगा दूं तो व्हाट विल बी प्रिंटेड। इससे पहले ये एल्स के ब्लॉक में नहीं था, ठीक है। अब अगर मैं इसको एल्स के ब्लॉक में लगा दूं लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक अब क्या प्रिंट होगा इन पूरे कोड में? क्या अब कुछ प्रिंट होगा या नहीं? सो यस, वेरी गुड, 011, इट्स डमी स्टेटमेंट अब भी प्रिंट होगा। पहले ये इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं थी। ठीक है, ये चीज जरा गौर से सुनना, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे विद द वर्डिंग। पहले, यानी कि जब हमारे कोड का हिस्सा इस तरीके से था, तो इस वक्त भी डमी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था, और जब ये हो गया तब भी डमी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। दोनों में फर्क ये है कि पहले वाले में, यानी कि इस केस में, जब डमी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है वो इस वजह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10 की कंडीशन, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कोई इस पे डिपेंडेंट नहीं है। डमी स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द इफ कंडीशन। सो इस वजह से डमी स्टेटमेंट ने प्रिंट होना ही है, चाहे इफ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो क्योंकि इसने प्रिंट होना ही था तो ये हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में
जब मैंने इसको एल्स में लगा दिया अब भी डमी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये इस वजह से प्रिंट होगा क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स है। सो यहाँ पर डमी स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड चूंकि वो फॉल्स है इस वजह से प्रिंट होगा, लेकिन इससे पहले प्रिंट हो रहा था बिकॉज उसको प्रिंट होना ही था, इट वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। सो एनीवेज इस एल्स को मैं हटा देता हूँ, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। इफ एल्स से फॉर ये सारी चीजें, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप ये तीनों चारों चीजें पढ़ेंगे, जिसमें इफ भी था, इफ एल्स भी था, इफ एल्स इफ भी था, और स्विच केस भी था। ये सब आप पढ़ के आएंगे, और अगर उससे कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपको कहा था कि इस क्लास में आप पूछेंगे। सो इट्स अप टू यू कि आपने उन चीज़ों की प्रैक्टिस की है या नहीं। पढ़ा तो हमने दिए थे लास्ट क्लास में। ओके, एक्सेप्ट स्विच केस आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, डन, गुड। सो ओके, क्या बात कर रहा था मैं? हम्म अब देखो, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6 हटा के और रख देता हूँ 2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में कंडीशन चूंकि ट्रू हो जाएगी इफ वाली, तो अब ये पूरा ब्लॉक रन होगा, यानी कि एक्स के अंदर भी एक वैल्यू इनपुट ली जाएगी और वाई के अंदर भी एक वैल्यू इनपुट ली जाएगी, एंड दैट्स इट। उसके बाद ऐसा कोई काम इसमें होगा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं रन करता हूँ, इस दफा मैं रन कर रहा हूँ, और ये इसका आउटपुट आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा हाँ सही, मैंने लेस कर दी वैल्यू, ठीक ठीक ठीक, लेस नहीं करनी थी, इससे पहले अच्छा रन होनी थी। ग्रेटर देन की कंडीशन लगाई है मैंने, राइट राइट, 6 ही रख देते हैं। तो अब क्योंकि ग्रेटर है तो अब वो इनपुट भी लेगा ही। मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये देखें अब कंडीशन ट्रू हो गई। सो अब ये कह रहा है एंटर एक्स। सो फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट कर दिया 4 और एंटर वाई तो मैंने कर दिया 2। प्रोग्राम एंडेड, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एफ इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कोई कंडीशन या ऐसी कोई चीज नहीं है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि गौर करना इस पूरे कोड पे। देखो अब हुआ ये कि x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, अगर ये 13 हो गया, जैसे 13 ग्रेटर देन 10 है, इस वजह से x और y की वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, एंड दैट्स इट, प्रोग्राम खत्म। बट अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक चीज चेंज करूं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा तो अगली बात समझ में आएगी। देखें, अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है कि भाई एक्स वाई की वैल्यू सेट हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन ट्रू नहीं है तो बस ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर if की जगह पर आई एम जस्ट चेंजिंग अ वर्ड एंड आई एम राइटिंग हियर while। सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, और वो चीज चेंज ये है कि if को हटा के मैंने लिख दिया है while। अच्छा, while और if एग्जैक्टली एक तरह से काम करेंगे, कोई फर्क नहीं, यानी वही ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक मामूली सा फर्क है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पे जो है एक डिफरेंट आर्किटेक्चर पैदा हो जाता है इस पूरे प्रोग्राम का। और वो ये है कि देखो, कर्सर को फॉलो करना, जब यहाँ पर इफ था तो इफ से कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वही डमी स्टेटमेंट वाली मैं एक और दफा भी लिख देता हूँ, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि आगे का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है जी। सो अगर यहाँ इफ होता और ये कंडीशन ट्रू होती तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता और आगे बढ़ जाते हम। अगर यहाँ इफ होता और ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये ब्लॉक स्किप हो जाता और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इफ नहीं है, वाइल है, तो वाइल भी एग्जैक्टली सेम काम करेगा, यानी कि वाइल में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। अब बस थोड़ा सा फर्क है, वाइल में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे इफ की तरह। जैसे इफ में हम आगे बढ़ रहे थे ना, कि ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, अगर ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वाइल में सिर्फ ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम दोबारा से इस कंडीशन पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा इस कंडीशन पर आएंगे, फिर दोबारा इस कंडीशन पर आएंगे, जब जब ये कंडीशन ट्रू होके चलती रहेगी तब तब हम इस ब्लॉक के ऊपर आते रहेंगे। ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब जब कि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये ब्लॉक स्किप कब होगा? वंस अगेन उसी तरह जिस तरह इफ में स्किप होता था, यानी कि जब ब्लॉक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा।
जब सिर्फ ये ब्लॉक स्किप होगा, यानी जब कंडीशन फॉल्स होगी और ये ब्लॉक स्किप होगा, सिर्फ तब हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज जब जब ये ब्लॉक ट्रू होता जा रहा है, जब जब ये कंडीशन ट्रू होती जा रही है, ये काम हम दोबारा से करते जाएंगे। यानी इट विल बी अ लूप, एक सर्कल, एक साइकिल बन जाएगा, एक आइट्रेशन बन जाएगी, वन बाय वन हम उस पर ही काम कर रहे होंगे जब जब की कंडीशन ट्रू। ठीक है, इसको चलाते हैं। एक मिनट। ठीक है, सो अब होगा क्या, देखो वंस अगेन, एंटर एक्स, यानी ये वाली स्टेटमेंट क्यों रन हो रही है? ये इस वजह से रन हो रही है क्योंकि क्या क्या ठीक है, सो ये एंटर एक्स में ये वाली स्टेटमेंट रन हो रही है। अब हुआ क्या, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 7, कंडीशन चेक हुई। एक मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं यहाँ वाइल है या एफ है, तो कंडीशन वैसे ही काम करेगी। यानी कि हम कंडीशन चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट इस वक्त हो रहा है। यानी कि एंटर एक्स प्रिंट हो गया और मुझसे सी एन एक्स मांगा जा रहा है, और लेट सपोज कि मैं एक्स दे देता हूँ 14, और फिर मुझसे मांगा जा रहा है एंटर वाई, यानी कि वाई मांगा जा रहा है, और वाई की वैल्यू मैं इनपुट करता हूँ लेट से 3। और जब मैं 3 इनपुट करता हूँ, अभी मैंने एंटर नहीं किया, एंड फोकस करें कि अगर मैं 3 इनपुट कर दूं और यहाँ पर लेट से इफ होता, तो आउटपुट क्या होती कि हाँ बस 3 इनपुट हो गया, एंड देन हम आगे बढ़ जाते, डमी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती, क्योंकि इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, दैट्स इट। लेकिन बिकॉज यहाँ पर इफ नहीं है और वाइल है, सो अब इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखना किस तरह से चलेगा। 3 इनपुट कर रहा हूं मैं, अब दोबारा से एक्स पूछ रहा है मुझसे। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जैसे ही y इनपुट हुआ, ये दोबारा ऊपर चला गया, और ऊपर इसने दोबारा कंडीशन चेक की। जब दोबारा कंडीशन चेक की, तो अब चूंकि x और y की वैल्यू अपडेट हो गई है, तो अब x और y की क्या वैल्यूज बन गई, x की हो गई 14, y की हो गई 3। सो x की 14 और y की 3 प्लस करके क्या हो जाएगा, 17। 17 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन अगेन ट्रू, दोबारा से ये ब्लॉक चलेगा। लेट से कि मैं अब देता हूँ 12 और 47 या 74, वंस अगेन मांगेगा 23, 1। ये हमेशा मुझसे मांगता रहेगा जब तक के काइंडली कंप्लीट करें मेरा सेंटेंस को, चैट में मुझे लिख के भेजें। ये हमेशा मुझसे मांगता रहेगा जब जब मैं एक्स और वाई की वैल्यूज देता रहूंगा, ये फिर भी मुझसे मांगता रहेगा। डमी स्टेटमेंट कभी प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ तब प्रिंट होगी जब, कब प्रिंट होगी, ये हमेशा मांगता जा रहा है जब तक कंडीशन फॉल्स हो। यस, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू पर ये जाता रहेगा। डमी स्टेटमेंट कंप्लीट होगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी कि लेट सपोज, यानी कि लेट सपोज अभी मैं वैल्यूज को दे देता हूँ 1 और 2। सॉरी, वो वाई था। अच्छा, 2 दे दी एक्स में और इसमें दे दिया 1। सो 2 और 1 हो जाएंगे 3, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब डमी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सो यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंडीशंस को ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि ये कंडीशन जब जब ट्रू हो रही है तब तब ब्लॉक चलता रहेगा, कभी ये रुकेगा नहीं ब्लॉक। सिर्फ तब रुकेगा जब एक सर्टेन कंडीशन फॉल्स हो जाए, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये ब्लॉक चलता रहेगा। यानी कि इसमें 3 चीजें आ गई। चलें, इन 3 चीजों पर बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बना लेते हैं इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। लेट्स सपोज कि मैं यूजर से उसके मार्क्स पूछना चाह रहा हूँ, मार्क्स। ठीक हो गया। I'm deliberately going to introduce some mistakes in this program, some errors, and I want you to solve those for me.
सो मैं एक ग्रेड का प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, यानी पास और फेल का प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट पास होगा कब और फेल होगा कब। सो लेट्स से 50 या 50 से अबव मार्क्स हैं तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको कहता हूँ एंटर योर मार्क्स। अच्छा, ये भी लिख देता हूँ, आउट ऑफ 100 आपने इनपुट करने हैं, मार्क्स आउट ऑफ 100। और मार्क्स हम इनपुट ले लेते हैं, और फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो सी आउट पास्ट। ठीक है, बैक स्लैश एन भी कर देते हैं। और अदरवाइज आई थिंक इसके लिए अदरवाइज ही लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते वरना हमेशा ही वो फेल कह देगा। सो आई वांट टू राइट फेल। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रोग्राम को सिर्फ चलाते हैं एंड लेट्स से कि सो मार्क्स मैंने लेट्स सपोज दे दिए 84, तो पास्ट प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इट वर्क्स फाइन। नाउ अब मैं वही काम करना चाह रहा हूँ जो कि आई थिंक हमने एक दो क्लासेस पहले भी किया था, कि हमने कंडीशन लगाई थी और हमने अपने नंबर्स को वैलिडेट किया था। ओके, 011 अगर मार्क्स 49.5 हो तो, अगर 49.5 हो तो हमारा सिस्टम इसको 49 ही डिटेक्ट करेगा क्योंकि हमने इंटीजर ले लिया। ठीक है, सो अगर हम पॉइंट्स वालों को भी देना चाह रहे हैं, जी कुछ कहना चाह रहे हो 001 माइक से? ठीक, माइक आपका ओपन था। सो इसको हम फ्लोट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। अच्छा, फ्लोट कर देंगे तो फिर कंपैरिजन में भी हमें शायद यहाँ पे 0.00 लगाना पड़े, अदरवाइज वो उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सो अगर हमें वो चाहिए, लेट्स से हम उस बात पर फिलहाल नहीं जाते क्योंकि वो पूरा हमने एक लेक्चर कर लिया था कि किस तरह से डाटा टाइप्स बिहेव करती हैं। ओके, नाउ लेट्स सपोज देखें ऑफिशियल आईडी से ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी 067, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होगी। मेरे पास एक से दो रिक्वेस्ट आई हैं जस्ट, और उनको मैंने डिनाई किया। तो ऑफिशियल आईडी होगी तो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग पे वो रखें। सो एनीवेज हमें चीज़ें यहाँ पर फोकस करने थे। सो लेट्स सपोज इंटीजर मार्क्स हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं। अब अगर मार्क्स, लेट्स सपोज हमने लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि लेट्स सपोज मार्क्स स्टूडेंट दे देता है माइनस में गलती से, या 100 से ऊपर दे देता है, तो हमें उसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि मार्क्स सही भी आए हैं या नहीं। सो वो करने के लिए हमने क्या करना था, रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में एक कंडीशन लगाई थी एंड को यूज करते हुए, लॉजिक उसको लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 100। देन उसके अंदर हमने ये सारा पास और फेल वाला काम किया था, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। सो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, बट नाउ आई वांट कि मेरा प्रोग्राम इस तरह से चले। देखो, मेरा प्रोग्राम ऐसे चले कि यूजर से नंबर लूँ जो अभी तक मैं ले रहा हूँ लाइन नंबर 8 तक। उसके बाद मैं उससे ये कहूँ कि भाई उससे ये ना कहूँ बल्कि प्रोग्राम पूरा खुद ये चेक करे कि जो नंबर आए हैं वो इस रेंज में हैं या नहीं, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 100। अगर वो 0 से 100 के दरमियान है तो ये काम हो पास और फेल वाला। अगर नहीं तो इससे पहले जो हमने प्रोग्राम बनाया था रिमेंबर, उसमें हमने लिखा था कि अगर नहीं है उसकी रेंज में, यानी रेंज से आउट उसने नंबर्स दिए हैं, तो हम प्रिंट कर देंगे भाई इनकरेक्ट इनपुट। ऐसा ही हमने कुछ प्रिंट किया था, इनकरेक्ट इनपुट, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं वाइल पढ़ चुका हूँ, तो मैं क्यों ना वाइल को यूज करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें अगर 0 से 100 के दरमियान नहीं है, जो अभी इससे पहले भी मैंने काम किया था, अगर 0 से 100 के दरमियान नहीं है चीजें, तो फिर दोबारा से इनपुट ले और एक और दफा इनपुट ले, इनपुट लेता रहे जब तक कि हमारी रेंज में नंबर्स नहीं आ जाते। ठीक है, सो जब जब कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि जब जब आउट ऑफ द बाउंड जा रहे हैं नंबर्स, तो उस सिचुएशन में मुझे नंबर्स को दोबारा से इनपुट लेना है। सो आई एम ट्राइंग टू राइट अ प्रोग्राम लाइक दिस। सो देखिए, ये वो सारा काम है जो कि मुझे तब करना है जब नंबर्स इनपुट हो जाएं। सो इसको मैं अलग रखता हूँ फिलहाल। एंड नाउ लुक एट द कोड। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ मार्क्स रीड करने के बाद कि अगर मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100 हैं, सॉरी 0 हैं, या फिर और मार्क्स ही ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू
सॉरी ग्रेटर देन 100 है। अच्छा लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 100 है, इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है हमें। सो अगर मार्क्स लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 100 है तो हमें क्या करना है, तो हमें यही काम दोबारा करना है, यानी कि एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट। सो एक काम और कर लेते हैं हम, इससे पहले एक और चीज भी प्रिंट कर लेते हैं। इनवैलिड मार्क्स, ठीक है। इनवैलिड मार्क्स उसको बता देते हैं कि भाई आपने जो इनपुट किया है वो इनवैलिड मार्क्स है, और फिर उसके बाद दोबारा से एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100 कर देते हैं। तो इससे होगा ये कि देखो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना प्रोग्राम का, ये सिर्फ वैलिडेशन का है, और ये सिर्फ एक दफा वैलिडेट नहीं करेगा कि भाई इनपुट इनवैलिड है एंड दैट्स इट। नो, ये कहेगा कि भाई इनपुट इनवैलिड है और अब दोबारा से इनपुट करें। अगर फिर भी इनपुट इनवैलिड होगी तो फिर दोबारा से ये काम कहेगा, क्योंकि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मार्क्स रीड करने के बाद दोबारा से हम ऊपर जाएंगे, वाइल लगा हुआ है, और दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर कंडीशन चेक होगी, वंस अगेन कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी आउट ऑफ द बाउंड नंबर्स हैं, दोबारा यही काम होगा। जब जब होता रहेगा जब तक के वैलिड नंबर्स नहीं आ जाते। जब वैलिड नंबर्स आएंगे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और फिर हम इस चीज पर आएंगे जो कि हमने करना ही था, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने नंबर को पास और फेल तो करना ही है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें कोड में एरर क्या है, मार्क्स लेस देन 0, सही तो है। नहीं 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 नहीं। अ- अच्छा हाँ देखो, यहाँ पर मैंने कंडीशन पे ट्रू होने पे इसको दोबारा चलाना है ना, वाइल का लूप जो होता है वो कंडीशन के ट्रू होने पर ही दोबारा चलता है, फॉल्स होने पे दोबारा थोड़ी चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ आ जाएंगे ना बाहर, ये तो चलेगी नहीं। तो मैंने किया क्या है, मैंने अपनी कंडीशन को इस तरह से रखा है कि वो कंडीशन जब ट्रू हो तो दोबारा इनपुट हो। सो कब ट्रू होनी चाहिए, कब दोबारा इनपुट आनी चाहिए, जब लेस देन 0 हो या फिर ग्रेटर देन 100 हो। तो अगर यानी आउट ऑफ द बाउंड होगा तब हम दोबारा से इनपुट लेंगे। सो अब इसको रन करते हैं। देयर वी गो, एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100। सो लेट्स सपोज कि मैं माइनस में दे देता हूँ -25, इनवैलिड मार्क्स, एंटर मार्क्स आउट ऑफ 100। तो जब जब मैं आउट ऑफ द बाउंड देता रहूंगा इसको नंबर्स, तब तब ये दोबारा मुझसे पूछता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इनपुट के अंदर यानी कि रेंज के अंदर इनको इनपुट दूंगा, 0 दे देता हूँ, 0 इज अकॉर्डिंग टू द रेंज, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो अब ये कहेगा यू हैव फेल्ड। सो हमने व्हाइल लूप को यूज करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि इनपुट को जस्ट वैलिडेट नहीं कर रहा, बल्कि रिपीटेडली इनपुट दे रहा है जब तक कि यूजर इनपुट सही से जो है विद इन द रेंज ना लिखते। ठीक है, दिस इज व्हाट अ व्हाइल लूप इज। हम एक और काम भी कर सकते हैं। देखिए व्हाइल लूप में होगा क्या, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं अगली बात पे जाता हूँ। What questions do you have right now? ओके सो देखें, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखें। इंटीजर बना एक, फिर हमने नंबर्स इनपुट लिए, फिर उनको वैलिडेट किया। अगर इनपुट गलत थी तो दोबारा से इनपुट लेंगे, फिर भी गलत थी तो दोबारा से इनपुट लेंगे, फिर भी गलत थी तो दोबारा से इनपुट लेंगे, फिर भी गलत थी तो दोबारा से इनपुट लेंगे, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम नंबर 1 यूजर ने जो मार्क्स इनपुट किए वो सही है, लेट्स से उसने इनपुट कर दिए 52। सो आंसर मी वेरी वेरी क्विकली इन यस एंड नो। अगर यूजर ने यहां पर सही मार्क्स इनपुट कर दिए तो ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा? अगर यूजर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ना मार्क्स सही से इनपुट कर दिए, लूप चलेगा? अगर यूजर ने सही मार्क्स इनपुट कर दिए, लूप नहीं चलेगा। नॉट, नो इज द राइट आंसर। लूप नहीं चलेगा क्योंकि जब मार्क्स इनपुट सही इनपुट होंगे तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चीज एक दफा भी रन नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज मैं इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो मैंने एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100 और सी एन मार्क्स दो दफा लिखा हुआ है प्रोग्राम में, एक लाइन नंबर 7 8 में और एक लाइन नंबर 12 13 में। सो मैं एक प्रोग्राम में एक चीज चेंज कर रहा हूँ, आई विल गिव यू अ मिनट टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोग्राम में अब क्या होगा। डोंट गो टुवर्ड्स कि सही गलत क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड करना कि अगर मैं ये चीजें चेंज कर दूं प्रोग्राम में तो प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा। मैं ये चीज मिटा रहा हूँ ऊपर से। अब बताओ प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा।
try to write a sentence, or you can also open your mic if you want to answer me. How will the program take input now? लूप चलता रहेगा, ओके ओके ओके, यू आर सेइंग लूप चलता रहेगा, ठीक है, हो सकता है चलता रहे। 2-3 और जवाब भी आ जाएं फिर, ताकि हमें डिफरेंट ओपिनियन भी मिल जाए। लूप चलेगा बट टेक्स्ट एंटर योर मार्क्स ही आएगा, यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आप ये कह रहे हो ना, लूप तो तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, यानी मार्क्स लेस देन 0 होंगे या ग्रेटर देन 100 होंगे, वी डोंट नो क्या होगा। सो इफ वी से कि यस ये लूप चलेगा और एंटर योर मार्क्स और सी इन मार्क्स की ये दो स्टेटमेंट्स चलेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन यानी कि क्योंकि और है इन दोनों में, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी, या तो मार्क्स लेस देन 0 होंगे या फिर। लेकिन सवाल ये है, देखो मार्क्स मैंने तो इनपुट किए ही नहीं, हाउ कैन आई नो कि मार्क्स 0 होंगे या 0 से लेस होंगे या 100 से बड़े होंगे? वाई आर यू सो कॉन्फिडेंट कि मार्क्स ग्रेटर देन 100 होंगे या फिर लेस देन 0 होंगे? क्योंकि यू आर सेइंग कि लूप चलेगा। लूप आई डोंट थिंक के चलेगा, या बल्कि हो सकता है चले भी, हो सकता है ना भी चले, बिकॉज मार्क्स की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मार्क्स का सिर्फ मैंने वेरिएबल बनाया है, उसको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज वैल्यू इनिशियलाइज थोड़ी ना की। सो हैविंग सेड दैट, दोबारा से ये सारी बात करता हूं मैं, बल्कि दोबारा से यही क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ थिंक अगेन एंड लेट मी नो कि क्या होगा इस प्रोग्राम में। ओके, वेरी गुड, देखो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। वर्ड्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इस वीक और नेक्स्ट वीक में, बिकॉज यू विल बी राइटिंग योर आंसर्स ऑन द आंसर कॉपीज इन द मिड टर्म एग्जाम। सो सी, आपने कहा है कि मार्क्स, यू आर थिंकिंग द राइट थिंग, कि भाई मार्क्स डिफाइन नहीं है। नो, डिफाइन तो है, हमने डिक्लेयर किया हुआ है ऊपर, डिफाइन तो कर दिया है हमने। हमने क्या नहीं किया मार्क्स के साथ? डिफाइन तो किया है। सो 0 to 0 कह रहे हैं कि पहली बार चलेगा, फिर इनपुट पर डिपेंड करता है। अच्छा, पहली बार चलेगा, ओके, दैट इज अ गुड थिंग कि आप कह रहे हो कि पहली बार चलेगा, फिर उसके बाद इनपुट जो नई आएगी, यानी कि जो अंदर इनपुट होगी उस पर डिपेंड करेंगे। बट नो, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द गारंटी कि पहली दफा चलेगा? कोई ऐसा स्ट्रक्चर वाइल का नहीं है कि वो गारंटी करता है कि एक दफा चले। नो, वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो चल जाएगा, फॉल्स है तो वो स्किप कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जो स्ट्रक्चर है वैसे ही काम करेगा। कंडीशन फुलफिल होगी तो प्रोग्राम रिजल्ट देगा, अदरवाइज लूप चलेगा। कंडीशन फुलफिल होगी तो लूप चलेगा ना भाई, प्रोग्राम क्यों रिजल्ट देगा? पहले तो लूप की बात है, वो इफ एल्स तो बात की बात है। ओके, मार्क्स इनिशियलाइज नहीं है, उसकी वैल्यू रैंडम होगी। यस यस, वेरी गुड, 010, वेरी क्लोज आंसर। एक वर्ड थोड़ा सा और चेंज हो सकता है, बेहतर हो सकता है, वैसे तो ठीक है। देखिए, मार्क्स को इनिशियलाइज नहीं किया हमने, और जब इनिशियलाइज नहीं किया तो उसकी वैल्यू होगी रैंडम। कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, पहले भी हमने डिस्कस किया था। गार्बेज वैल्यू यानी कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, यस, बट क्या होगी वी डोंट नो। सो इट विल बी अ रैंडम वैल्यू, इट विल बी अ गार्बेज वैल्यू फॉर अस। बट अगेन बात तो वही है ना, 011, अगर मार्क्स 51 होंगे तो कंसिडर हो या ना हो, वो तब की बात है जब मुझे पता हो मार्क्स में क्या है। अगर मुझे पता ही नहीं मार्क्स में क्या है, तो जो भी गार्बेज वैल्यू होगी उसके ऊपर ही कंडीशन चेक हो जाएगी, फिर कंडीशन सही रहती है या नहीं रहती। यानी वी आर जस्ट गिविंग अवर प्रोग्राम इनटू लक। लक है कि भाई अगर उसमें ऐसी वैल्यू होगी तो वो इनपुट ले लेगा, अगर ऐसी वैल्यू नहीं हुई गार्बेज में तो फिर नहीं लेगा। सो इसी वजह से लेट सपोज कि अब मैं यहाँ पर मार्क्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं मार्क्स को लेट सपोज इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। अब मुझे पता है कि वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जब मुझे पता है कि वैल्यू क्या है, तो अब मुझे बताओ प्रोग्राम का हिस्सा, प्रोग्राम किस तरह से रन करेगा। यानी इफ और एल्स वाली चीज तो मुझे पता है कैसे रन करेगी। आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, हाउ विल दिस वर्क, हाउ विल दिस बिहेव।
कंडीशन फॉल्स होगी, या गुड 066, क्योंकि 0 इज नॉट लेस देन 0, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप चलेगा ही नहीं, यानी कि इनपुट आएगी ही नहीं, और 0 के ऊपर ही रिजल्ट डिसाइड होगा। ठीक है, 0 के ऊपर ही रिजल्ट, पहली दफा ही नहीं चलेगा, पहली दफा ही इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, और पहली दफा ही 0 है, 0 की वजह से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स पे तो स्किप हो जाती है ना चीज, इफ एल्स की तरह वाइल भी जैसे ही चलता है। सिर्फ फर्क ये है कि कंडीशन ट्रू हो जाने पे दोबारा आता है, ट्रू है तो दोबारा चेक करो, और जब जब ट्रू है चेक करते जाओ। सो यहाँ पर चूंकि फर्स्ट टाइम ही ट्रू नहीं हो रही, इस वजह से ये कभी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है मुझे अगर इनिशियलाइज करना है तो किसी ऐसे नंबर से इनिशियलाइज करना है ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ताकि मैं इनपुट भी दे सकूं। वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो किसी ऐसे नंबर से इनिशियलाइज करूं ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए और एक दफा तो इनपुट आए एटलीस्ट। हाँ, फिर तो यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर अगर यूजर ही गलत दे रहा है तो बार बार इनपुट लेंगे, अदरवाइज तो यूजर से एक दफा तो लेनी है ना इनपुट। सो इन ऑर्डर टू से दैट, व्हाट वैल्यू शुड आई गिव हियर, टेल मी, व्हाट वैल्यू शुड आई इनिशियलाइज मार्क्स विद। वेरी गुड, 067 कह रहे हैं -1 से इनिशियलाइज कर दें। सो यस, -1 से मैं जैसे इनिशियलाइज करूंगा, सो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाने की वजह से इनपुट आएगी। फिर नेक्स्ट तो मार्क्स सी इन से आ रहे हैं ना, यूजर दे रहा है, फिर वो यूजर के ऊपर डिपेंड है, यूजर सही देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर दोबारा से लूप चलेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। बट व्हाट इफ, ये चलें पहले इसको चला लेते हैं, फिर अगली बात पे चलते हैं। ये देखो, ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू क्यों हुई है? क्योंकि -1 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, इनपुट आ रही है। अब यहाँ पर जो इनपुट दूंगा, नेक्स्ट लूप की जो आइट्रेशन है, इसको कहते हैं आइट्रेशन, नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट आइट्रेशन। एक दफा तो चल गया लूप, क्योंकि उसको मैंने वैल्यू ऐसी दी थी कि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि लाइक एक दफा तो चलना ही। सो जब एक दफा चल गया है तो अब नेक्स्ट टाइम कब चलेगा? जब यूजर की इनपुट इनवैलिड होगी। सो लेट्स सपोज अब यूजर अगर देता है -89, तो अब दोबारा चलेगा 102, अब दोबारा चले। अब यूजर के ऊपर है, अब यूजर के हाथ में। सो अब यूजर ने अगर 51 दे दिया तो वो पास हो गया। ठीक है, बट लेट्स सपोज इसको मैं इनिशियलाइज भी नहीं करता, दोबारा से हम उसी सिचुएशन पर आ गए कि अब जब तक हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो अभी हमें क्या करना पड़ा इस लूप को एक दफा चलाने के लिए, एक दफा चलाने के लिए हमें ये करना पड़ा कि हमें कंडीशन को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ा कि वो कब फॉल्स होगी, और उस कंडीशन के फॉल्स होने की कंडीशंस को पैदा करना पड़ा। यानी कि हमें वैल्यूज ऐसी जज करनी पड़ी, वैल्यूज ऐसी असाइन करनी पड़ी, इनिशियलाइज करनी पड़ी अपने वेरिएबल्स में। अभी तो एक वेरिएबल है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा कंडीशन के पार्ट्स हैं। तो इन दैट केस, अगर बहुत सारे कंडीशंस हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि यार किस तरीके से मैं ऐसी वैल्यू से इनिशियलाइज करूं कि फर्स्ट टाइम तो चले। सो बजाय इसके कि आप वैल्यूज को खुद आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से अपनी वैल्यूज को ऐसे सेट करें कि कंडीशन एक दफा फॉल्स हो जाए एटलीस्ट, ताकि वो चले, हम एक और काम कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट शुड बी प्रीटी इंट्यूटिव, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम को देख रहे हो तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ इस प्रोग्राम में। ये है वाइल की बॉडी, ये है कंडीशन। यानी कि वाइल किस तरह से काम करता है, कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, ट्रू थी तो इसका मतलब है दोबारा चेक होगी फिर चलेगा, ट्रू है दोबारा चेक होगी फिर चलेगा, दोबारा चेक होगी फिर चलेगा, दोबारा चेक होगी फिर चलेगा। वंस अगेन दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इस पूरे प्रोसीजर का, कैसे काम करता है। वाइल कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो आगे बढ़ जाएंगे, ट्रू है तो चलेगा और दोबारा से कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो दोबारा से चेक होगी। स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट यहां से हुआ कि कंडीशन चेक होगी और फिर ट्रू है तो रन होगा। लेकिन अगर मैं, और से देखते रहना, यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये देखो कब रन होगी, ये तब रन होगी जब वाइल की कंडीशन ट्रू हो। अच्छा, वाइल की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये कब पता लगेगा? जब वाइल की कंडीशन चेक हो। सो अगर मैं कंडीशन को ऊपर रख रहा हूं और बॉडी को नीचे रख रहा हूं, तो कंडीशन तो पहले चेक होगी, फिर उसके ऊपर बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस आर्किटेक्चर को चेंज कर दूं और मैं यहां से इस बॉडी को हटा दूं और इस बॉडी को यहां पर लगा दूं, आई नो दिस विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एट फर्स्ट, बट ट्राई टू स्टे विद मी। वो तो हमें सब पता है नीचे वाला क्या है।
देखो पहले ये बॉडी वाइल की कंडीशन के बाद थी, जिससे हो क्या रहा था, जिससे हो ये रहा था कि भाई कंडीशन अगर ट्रू है, यानी पहला सवाल ही कंडीशन का था, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, और अगर ट्रू ही है तो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन अगर मैं कंडीशन बाद में और बॉडी पहले लगा दूं तो इंटुइटिवली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि वो इंट मार्क्स और ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगा। ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा। जब ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसका मतलब एक दफा इनपुट हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, और काम अगेन वैसे ही करेगा, यानी कि अगर कंडीशन चेक होके ट्रू हो गई तो दोबारा से लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब बस ये है कि लूप की बॉडी नीचे नहीं है, लूप की बॉडी ऊपर है। तो जब लूप की बॉडी ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो वन टाइम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो ऊपर से नीचे तब कंडीशन पर डिपेंडेंट थोड़ी है बॉडी, तब तो वो जस्ट बॉडी है, वो एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको नजर आ रहा है कि वाइल की कंडीशन है, इसका मतलब ट्राइज करें कि ये कंडीशन एक दफा तो फॉल्स हो जाए या ट्रू हो जाए। हमें ये काम करना नहीं पड़ेगा। उलट कर देने से फायदा ये होगा कि जब आप आओगे तो फर्स्ट टाइम तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम फिर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा लूप। इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि एक तो फर्क यही है कि वाइल की बॉडी नीचे से उठा के ऊपर लिख दो, और दूसरा ये है कि बॉडी से पहले आपने लिखना है डू, बस इतना सा एक वर्ड है DO, डू। जस्ट ये बताने के लिए कि ये बॉडी वाइल की है। फर्स्ट टाइम डू करो यानी करो, ये एग्जीक्यूट करो, और वाइल जब जब करते जाओ जब तक कि ये कंडीशन फॉल ट्रू है। एक और बस छोटी सी चेंजिंग होगी, और वो ये कि यहाँ पर हम सेमी कॉलन भी लगाएंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई वाइल का लूप अब खत्म हो गया। अब भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, बस फर्क ये होगा कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा वही काम अगेन, कंडीशन ट्रू है तो चलता रहे, ट्रू है तो चलता रहे, ट्रू है तो चलता रहे। बस फर्क ये है कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट लाजमी हो जाएगा। नाउ सी, अब मैंने मार्क्स को देखो इनिशियलाइज नहीं किया, यानी कि मार्क्स की अब भी गार्बेज वैल्यू है, लेकिन फिर भी ये वन टाइम चल जाएगा। वन टाइम चलेगा, फिर उसके बाद यूजर की इनपुट के ऊपर डिपेंड करेंगे। यस, अगर फॉल्स होगी तब भी एक दफा तो लाजमी एग्जीक्यूट होगा। ये देखो, कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है हमें नहीं पता। 010, आपने बड़ा अच्छा शुक्ला कहा कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यस। लेकिन वो जो एक दफा एग्जीक्यूट होगा ना, वो कंडीशन के फॉल्स या ट्रू पर नहीं है, वो एक दफा तो होगा ही एग्जीक्यूट। फिर अगर कंडीशन फॉल्स है तब तो एक दफा एग्जीक्यूट हो चुका है, और अगर कंडीशन ट्रू थी तब दूसरी दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इस वक्त मुझे नहीं पता कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन फिर भी ये एक दफा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ही चलते हुए आ रहे हैं। और हम यहाँ पर लेट से अब मैं अगर गलत इनपुट दूंगा तो अब दोबारा से ये चल, अब दोबारा वैसे ही काम करेगा जैसे कि वाइल काम कर रहा था, यानी कि अब दोबारा बॉडी कंडीशन लूप, बॉडी कंडीशन लूप, बॉडी कंडीशन लूप, बॉडी कंडीशन लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर सही दूंगा तो वैल्यू का आउटपुट भी आ जाएगा। सो पहले डू होगा, यस गुड, पहले डू होगा और उसके बाद फिर वाइल के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो हमने अभी इस वक्त तक दो तरह के लूप्स पढ़े हैं अपनी क्लास में, एक है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप। वैसे तो दोनों वाइल लूप ही हैं, बट वाइल के दो वेरिएंट्स हैं, एक है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस टू? लिसन टू मी केयरफुली। द मेन डिफरेंस, वाइल लूप गारंटी नहीं करता कि वो एक दफा भी चलेगा। यानी कि अगर लूप वाइल का है, सो देयर इज नो गारंटी कि वो एक दफा भी चलेगा, क्योंकि अगर लेट से फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल का लूप एक दफा भी नहीं चलेगा। वाइल लूप हो सकता है कि मिनिमम से मिनिमम कितनी दफा चले, 0 टाइम्स। वाइल लूप पॉसिबल है कि कोई दफा भी ना चले, 0 टाइम्स चले। लेकिन डू वाइल लूप ऐसा है जो कि गारंटी करता है कि एटलीस्ट एक दफा तो लाजमी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक दफा वो कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा। प्रॉब्ली इंटरनेट का इशू होगा आपकी तरफ, मेरी तरफ अभी तक आया नहीं है ऐसा कोई कि आवाज ना आए। और वाइल में चूंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है तो वहां पे गारंटी नहीं है, अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स हो गई तो सारा का सारा स्किप हो जाएगा। सो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मुझे एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100 और सी इन मार्क्स की स्टेटमेंट दो दफा नहीं लिखनी पड़ी जिस तरह मैं पहले लिख रहा था।
रिकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पीछे जाके देखना, तो वो पूरा कोड पहले 2 दफा चीजें लिखी हुई हैं। सिमिलरली जब मैं अगर वाइल को सिर्फ यूज करना चाह रहा हूँ और यही काम करवाना चाह रहा हूँ, तो आई नीड के वाइल की जो वैल्यूज हैं, कंडीशन की वैल्यूज, उसको अकॉर्डिंगली मुझे ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम की वैल्यूज को। वो भी मैं नहीं करना चाह रहा। लेट्स सपोज इट इज अ हेक्टिक थिंग, सो व्हाई नॉट यूज डू वाइल, यानी कि पहली दफा कर लो, उसके बाद फिर कंडीशंस वन बाय वन चेक करते रहो। अच्छा, आवाज में क्या इशू हो गया? माइक मेरा काम भी कर रहा है, एवरीथिंग इज राइट, बार भी शो हो रहा है। ठीक है, लेट्स वेट वेट फ्यू सेकंड्स, होपफुली आवाज आ जाएगी। जब आ जाए तो फिर मुझे कंफर्म कर देना अगर आ रही हो तो। सही है। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो सब ओके है, आप के पास आ रही होगी। फर्स्ट टाइम इनपुट क्यों करता है? फर्स्ट टाइम इनपुट इसलिए करता है क्योंकि फर्स्ट टाइम देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, माउस फॉलो करो। क्या इन सब कंडीशंस में, इस सब स्टेटमेंट्स में, ये सारी स्टेटमेंट्स जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई कंडीशन नजर आ रही है? अब अभी तक जितनी मैंने स्टेटमेंट सेलेक्ट की है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो फिर तो सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी जिस तरह से होती हैं। भाई सी आउट, सी इन जो भी आप लिखो एग्जीक्यूट होता रहेगा ना, कंडीशन थोड़ी ना है। हाँ, जब कंडीशन आएगी तो फिर हम देखेंगे, अच्छा भाई कंडीशन है, कंडीशन पे क्या करना था, कंडीशन पे ये काम करना था। सो अब ये चीज, अब वही एग्जैक्टली डू वाइल का लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जिस तरह से वाइल काम करता है। सो डू वाइल एंड वाइल आर द सेम थिंग्स, इट्स जस्ट दैट डू वाइल guarantees वन टाइम एग्जीक्यूशन, guarantees, while doesn't guarantee any time of execution। अच्छा, इसका सिर्फ ये एक हमने केस स्टडी किया है कि अगर इनपुट को इस तरह से वैलिडेट किया जा सकता है, और भी बहुत से काम है जो कि आप इससे कर सकते हैं, लाजमी नहीं है इनपुट को ही वैलिडेट करें। बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक एक और प्रोग्राम में लिखता हूँ। ठीक है, गुड, तो इंटरनेट इश्यूज थे शायद। तो एक और काम में करता हूँ, एक काम में ये करता हूँ कि आई डोंट नो इफ यू रिकॉल व्हाट फैक्टोरियल इज। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना है? देखो फैक्टोरियल क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे शो कर लेता हूँ, उस पर थोड़ा आसान होगा। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया आज? कंटेंट फ्रॉम कैमरा, सेम सेम। आज व्हाइट बोर्ड ही नहीं आ रहा मेरे पास, आई डोंट नो व्हाई। पैसा खत्म हो गया क्या? ऑप्शन ही नहीं आ रहा व्हाइट बोर्ड का। चले, टाइम ज़ाया नहीं करते उसमें, नोट पैड पर ही आ जाते हैं दोबारा से। ओके। अच्छा सर, मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को पता है वो तो ऑब्वियसली उनको सही से समझ में आ जाएगा, बट आई एम जस्ट telling it for all of the students who may not know it. For example, if I say 5 factorial, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, द वर्ड इज फैक्टोरियल। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल। अच्छा, 4 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। स्क्रीन इज नॉट शोइंग। ठीक है, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे चला गया था ना इसलिए। दैट इज व्हाट योर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई, सही। और अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल तो, या चलें अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर मैं लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आखिरी का इंटू 1 इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी नंबर फैक्टोरियल लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दैट नंबर फैक्टोरियल, एंड दैट नंबर फैक्टोरियल का मतलब ये है कि दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट नंबर, यानी कि अप टू 1, नीचे के नंबर, बड़े के नंबर्स पे नहीं। सो अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये 5 इंटू उससे छोटा नंबर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक हम नंबर चलाएंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल? अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, अब तो सब विजिबल आए थे, कैमरा भी ऑन है मेरा, शेयर भी, स्क्रीन भी शेयर्ड है। So what is 4 factorial? 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, which is 6 for the 24. 4 factorial is 24. What is 3 factorial? It is 6. What is 7 factorial? It is whatever this number is. क्या number बनेगा? 4 is the 20, 3 is the 6, 6 to 120, 120 and 7 into 6, पता नहीं क्या number बनेगा, 720 I think. Anyways, so this is what this is how we calculate 50 40, okay, ठीक है। This is how we calculate a factorial. So अगर मैं एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाऊं, यानी यूजर से नंबर लूं और मैं उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करूं, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा। सी, अब देखो, अगर यूजर ने इनपुट दिया है 4, सो उसकी इनपुट को मुझे क्या करना है, उसकी इनपुट लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी इनपुट -1 से, ठीक है। और फिर जो जवाब आ जाए, यानी 4 इंटू 3 का जवाब लेट से 12 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी इनपुट -12 यानी इनपुट -2 से, देन उसको मल्टीप्लाई करना है इनपुट -1 से, और उसको यानी कि इनपुट -1 से मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा जब तक के हमारी इनपुट 1 या उससे कम नहीं हो जाती। जब 1 या उससे कम होगी, यानी कि आपकी इनपुट चेंज होते होते, यानी कि इनपुट का एक वेरिएबल है एक्स है ना 4। अब 4 का फैक्टोरियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा? लेट मी जस्ट ओपन समथिंग जिसमें मैं ये लिख के बता सकूं। लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नजर आ ही जाएगा। सो लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया था 4। सो अब मैं ये चाहूंगा कि भाई इसमें मैं रख दूं 4, एक वेरिएबल है जो कि 4 आ गया जिसमें एक्स है वो, लेट्स सपोज। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हो जाए एक्स, मल्टीप्लाई हो जाए x-1 से। तो x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? मुझे यही काम दोबारा करना है, यानी कि x इंटू x-1। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है? उससे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि नेक्स्ट काम हो जाने से पहले x की वैल्यू अपडेट हो जाए, यानी x इक्वल्स टू x-2, क्योंकि दो नंबर तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना ऐड, 4 इंटू 3। सो जब 4 इंटू 3 हो जाएगा तो नेक्स्ट इटरेशन में मुझे क्या करना है? इंटू 2 इंटू 1। सो अब मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू को x-2 कर दूंगा, यानी कि x की वैल्यू 4 थी, 4 -2 से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी अब 2। सो नेक्स्ट इटरेशन में होगा 2 इंटू 1। सो देखो, दोनों चीजें हो गई, 4 इंटू 3 भी हो गया, 2 इंटू 1 भी हो गया। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव बाय यूजिंग अ व्हाइल लूप। एंड लेट्स सी कि इसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है। प्रोबेबली मुझे व्हाइल से ही काम हो जाएगा, बट लेट्स सी, अगर व्हाइल से नहीं होता तो हम डू व्हाइल से कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, फिर अंदाजा हो जाएगा। नाउ लेट्स सपोज मैंने यूजर से एक इनपुट ली x, ठीक है। एंड x का मतलब है कि यूजर ने एक नंबर इनपुट दे दिया। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, एंटर अ नंबर। अब जैसे ही यह नंबर इनपुट होगा, जो कि सी इन से हो जाएगा, तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि वाइल कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो x है वो लेस नहीं होना चाहिए 0 से, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अगर जब जब 0 से ग्रेटर है, यानी 1 तक भी अगर है, तो काम होता रहे। क्या काम होता रहे?
उसमें हो जाएगी भाई x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ये चीज मुझे चाहिए, x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। अच्छा, ये प्रिंट करना है या किसी में स्टोर करना है, तो आई थिंक एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इसको कह देते हैं फैक्ट। सो हम ये कह देते हैं कि भाई दिस इज फैक्ट इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1। सो देखो इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट में क्या आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें x की वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज x की वैल्यू तो वही रहेगी और ये लूप हमेशा चलता रहेगा। सो हमेशा नहीं चलाना हमने। सो एक दफा जब 4 इंटू 3 हो जाए या वॉट एवर इंटू समथिंग हो जाए, उसके बाद हमने ये करना है कि वी हैव टू अच्छा, ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं इसको। क्यों, उस पर बाद में आते हैं। यानी कि 1 इंटू 1 करना तो कोई फायदे की बात नहीं है ना। सो x इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, इसके लिए आई वांट कि आप अपने पास रजिस्टर्स भी रखें, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि मे बी रिकॉर्डिंग देखेंगे इसके बाद, तो पॉज कर करके ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर मैं लाइव क्लास में भी आपको थोड़ा सा स्पेस दूंगा कि आप ये काम रफ पे करें और मुझे बताएं कि इसमें क्या आउटपुट आएगी। थोड़ा सा चेंज होंगी ना चीज़ें, यानी कि आपको फैक्ट और एक्स और हर एक की वैल्यू को ट्रैक रखना पड़ेगा। सो ड्राई रन आपको करना आना चाहिए कि प्रोग्राम रन होगा तो उसमें क्या आउटपुट आएगी। कंप्यूटर पे रन नहीं करना, कंप्यूटर पे रन करोगे तो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर वही बताएगा जो कि एक्चुअली प्रोग्राम की रनिंग है। बट वो क्यों हो रही है वो आपको तब पता लगेगा जब आप अपने रजिस्टर्स के ऊपर उसकी रनिंग करोगे। सो मैं रफली लिख देता हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो कि उससे सही जवाब आएगा या नहीं आएगा, एंड देन आई विल से। और ये लूप जब ब्रेक हो जाए, ब्रेक का मतलब ये है कि जब ग्रेटर देन वैल्यू ना रहे 1, जब लूप फॉल्स हो जाए, कंडीशन फॉल्स हो जाए, यानी कि जब सारे नंबर्स ऐड हो जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएं, तो उसके बाद फिर आप प्रिंट कर दें वैल्यूज विच इज, हम ऐसा कर लेते हैं एक्स को पहले प्रिंट करते हैं, बल्कि नहीं, एक्स तो चेंज हो चुका होगा। फैक्टोरियल इज व्हाट, फैक्ट में हम सेव कर रहे हैं ना, फैक्ट। चलो, अब मैं रन नहीं कर रहा हूँ, आप भी रन नहीं करेंगे इस प्रोग्राम को, अपने पास रफ कॉपी के ऊपर करेंगे और फिर मुझे बताएंगे इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। फैक्टोरियल इज तो प्रिंट होगा ही ऑब्वियसली, बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फैक्ट इन दिस सिनेरियो। टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। व्हाइट बोर्ड में सारा ओपन भी कर लेता हूँ आपके सामने, सो दैट अगर आपको उसको देखना हो ना क्या करना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं। अगर तो एक्स की वैल्यू 4 है तो वो इस तरह से काम करेगा, व्हाइट बोर्ड वाला। एक्स इंटू एक्स माइनस, अच्छा आप कह रहे हो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होना चाहिए। हो सकता है। मुझे पहले इसकी आउटपुट बताओ, यहाँ पर फैक्ट क्या आ जाएगा अगर x की वैल्यू 4 है। लेट्स सपोज अगर x की वैल्यू मैं 4 लिखूं तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी द आउटपुट। फैक्टोरियल इज फैक्ट की जगह पर क्या आएगा, सही आएगा फैक्टोरियल या नहीं आएगा। यू मे बी राइट कि हो सकता है x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 करें तो कुछ बेहतर हो जाए प्रोग्राम, बट आई डोंट नो कि गलत है भी या नहीं। सो मैं क्यों करूँ। x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इसलिए क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो जैसे 4 3 2 1 है, 4 3 2 1। सो x इंटू एक्स माइनस 1 जब मैं कर रहा हूँ फैक्टोरियल में, फैक्ट में जब मैंने x इंटू एक्स माइनस 1 किया तो 4 और 3 तो डील हो गए ना। अब नेक्स्ट राइटेशन में मुझे 2 और 1 को डील करना है। दैट्स वाई आई थिंक, आई डोंट नो इससे सही होगा या नहीं, बट ड्राई रन करो तो पता लगे ना कहाँ पर इशू आ रहा है। 24 आएगी जो कि सही है या नहीं।
24 ही आनी चाहिए ना, 24 ही आएगी। चला के देख लें, चला के देखते हैं, मुझे नहीं लगता 24 आएगी। हाँ, वेरिएबल का इशू आएगा, मुझे भी लग रहा है। फैक्ट इज 12, ठीक है ना, 12 आएगा। 2, माय गॉड। अच्छा, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाई दैट इज 2? देखो, मैं सोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। सोल्यूशन अगर आपसे पूछूंगा तो आप ऑब्वियसली सर्च भी कर सकते हो उसको और अपना सोल्यूशन लिख भी सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर। बट 2 आ रहा है, चलो अब बताओ 2 क्यों आ रहा है, कहाँ पर इशू है? डीबग करो इस प्रोग्राम को, व्हाट इज द इशू जिसकी वजह से ये 12 आ रहा है, 2 आ रहा है। आई थिंक x-2 नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। एक काम करते हैं ना, फैक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फैक्ट को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ x से, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर तो x में ही कोई वैल्यू नहीं है। फैक्ट में मैं x रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, x में भी x है, फैक्ट में भी x है। तो अब मैं x को, यानी कि जो फैक्ट है वो एक्चुअल मेरा रिजल्ट होगा, और उसको मैं स्टार्ट करूंगा 4 से ही, यानी जो नंबर है उससे, क्योंकि 4 × 3 × 2 × 1 होगा ना। और देखो, इस तरह से कर रहा हूँ मैं, फैक्ट है ना, फैक्ट को मैंने कर दिया x। अब मैं एक काम करता हूँ कि फैक्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x को नहीं, फैक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें इस वक्त तो एक ही वैल्यू है। फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय x-1। सो उसकी नेक्स्ट वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं x-1 कर देता हूँ, बल्कि नहीं, x-2 ही करना पड़ेगा। चेक करते हैं इसमें, देखते हैं क्या इशू आता है। कर तो दिया है मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। लेट्स सी इसमें कोई इशू है या नहीं। अगर इशू है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करके दोबारा से उसको रिजॉल्व करता है। कैन एंटर अ नंबर, लेट्स से 4। क्लोज, थोड़ा बढ़ गया है, बट आना चाहिए 24 ना। x-2 का x-1 कर दें, जो आप लोग कह रहे हो इतनी पॉपुलर डिमांड से x-1 कर देते हैं। लेट्स सी, सकता है अब सही आ जाए। नाइस, अब सही आ रहा है। बट आई स्मेल समथिंग फिशी हियर। 4 पे सही चल रहा है, बाकियों पे भी सही चलेगा या नहीं? क्योंकि 4 में तो, चेक करते हैं चलो। अच्छा देखो, मुझे बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है एक इनपुट के लिए। कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको चेंज कर लेते हैं। व्हाट अबाउट 7? 7 का आप बोल रहे थे 5040 आएगा, ऐसे ना? चेक करें। ग्रेट, प्रोग्राम सही हो गया। व्हाट अबाउट, और कोई बताना, कोई? चलो, डिफरेंट इनपुट पे चेक करना है तो उस प्रोग्राम को मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर समथिंग। यहाँ पर ना मैं एक लूप लगा रहा हूँ वाइल का, सो दैट मुझे बार बार प्रोग्राम को रन ना करना पड़े एक एक, एक इनपुट के लिए। और ये सारी चीज जो कि मेरे प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट का काम कर रही है, इसको मैं एक पूरे लूप में लगा देता हूँ। वाइल के अंदर कंडीशन क्या लगाता हूँ? कंडीशन कोई भी नहीं लगा रहा, मैं जस्ट लिख रहा हूँ ट्रू। हमेशा ट्रू ही रहेगी, यानी जब मैं खुद कैंसिल करूंगा ना प्रोग्राम को माउस से, तब बंद होगा प्रोग्राम, अदरवाइज ये हमेशा पूछता ही रहेगा मुझसे इनपुट। सो चलो इसको रन करते हैं। एंड ये आ गया। सो एंटर अ नंबर, लेट्स से 5। 5 का क्या आ गया? 120। देखो, दोबारा पूछ रहा है क्योंकि कंडीशन को मैंने एक एक्सप्लिसिटली ट्रू ही लिखा हुआ है। ओके। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। 066 जो आपने कोड भेजा है, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हो आप? इसमें आप लास्ट से उठा के फिर 1 कर रहे हो। अच्छा, इस केस में ना
फैक्ट इंटू एक्स जब आप कर रहे हो तो इसमें फैक्ट की वैल्यू की इनिशियलाइजेशन भी डिफरेंट होगी, ये भी आप देख लो। अगर आपने खुद लिखा है तो आपको याद होगा इसकी इनिशियलाइजेशन क्या होगी, या जहां से भी ये कोड आया है इसको वेरीफाई करो। इसमें फैक्ट की इनिशियलाइजेशन अब एक्स से नहीं होगी जो 066 आपने भेजा है, इसकी मैं फैक्ट की इनिशियलाइजेशन अब आई थिंक 1 से होगी। सो एनीवेज मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम को चेक कर रहा हूँ इनटू मल्टीपल इनपुट्स के उन सब पे ये जवाब सही दे रहा है या नहीं। व्हाट अबाउट 6? सही है। व्हाट अबाउट 1? सही है। व्हाट अबाउट -1 पे देगा कुछ, या -2 पे? चलो ये तो एक स्पेशल केस हो गया, कैलकुलेशन देख रहे हैं सही हो रही है या नहीं। सो 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होना चाहिए, बट स्पेशल केस है इस वजह से। ठीक है, आई थिंक फैक्टोरियल का काम सही कर रहा है ये। चलो अब मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप लोग उस प्रोग्राम को लिखोगे, समझोगे, और फिर मुझे शो करोगे। वो प्रोग्राम आप अपने रजिस्टर्स पे लिखोगे और उसकी पिक्चर मुझे आप यहाँ पर अपने इस पे भेजोगे, चैट पे। अगर आप अपने नोट पैड पे नहीं लिख रहे हो और अपने लाइक कंप्यूटर पर ही लिख रहे हो तो वो कॉपी पेस्ट करके मुझे यहाँ पर भेज देना ताकि मैं उस प्रोग्राम को देख लूँ। ठीक है। सो द प्रोग्राम दैट यू विल बी राइटिंग इज, मैं मैसेज में भी लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम एंड शेयर विद मी फॉर take an input from user, take an input integer from user, and अच्छा ये चेक आप कैसे करेंगे, ये मैसेज भी मैंने भेज दिया है आपको, एंड मैं यहाँ नोट पैड में भी लिख के, ये काम आपने करना है अब। सो ये काम आपने करना है। कैसे पता लगेगा आपको कि इनपुट प्राइम नंबर है या नहीं? आई डोंट नो, बट आपको मैं ये बता देता हूँ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, अपने खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं। लाइक 3 है तो 3 1 से भी डिवाइड हो जाता है, ऑब्वियसली 1 का भी टेबल आ जाता है उसमें, 3 का भी टेबल आ जाता है, बट 3 के अलावा किसी का नहीं आता। 2 भी प्राइम है, 7 प्राइम है, जैसे 9 प्राइम नहीं है। 9 1 से तो डिवाइड हो जाता है, 9 से भी हो जाता है, लेकिन 3 से भी हो जाता है। तो अपने अलावा, यानी अपने और 1 के अलावा अगर कोई नंबर किसी से भी डिवाइड ना हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर एक प्राइम नंबर है। ठीक है। यस, इज द ओनली इवन प्राइम एज वेल, नॉट द फर्स्ट बट इट इज द ओनली। So I want you to write a program for that and share with me. Take your time and share with me. अच्छा, don't look at other people's answers, क्योंकि अगर बात वही हो जाएगी फिर तो आप देख कर रहे हो, अपना प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें लूप्स का भी इस्तेमाल होगा, while का इस्तेमाल होगा, and then you will have to change some architecture of the program in order to write the program for that. चलिए ये लिखें और फिर मुझे बताएं।
हाँ भाई, किसी ने किया अभी तक सॉल्व? नहीं, एक जवाब आया है। ठीक है, गुड प्रोग्राम 066। बाकी क्लास बेशक अपना काम करें, जब हो जाए तो मुझसे शेयर करें। मैं सिर्फ 066 से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी जवाब भेजा है। बट वैसे तो ठीक है, एक आई थिंक। हाँ ठीक है, वो मुझे सारी बात समझ में आ रही है। सही है। जस्ट अ थिंग जो कि मुझे नजर आ रही है कि भाई, अगर हम आई लेस देन और इक्वल टू के बजाय जस्ट लेस देन नम करते हैं, जस्ट लेस देन नम कर दें, इक्वल ना करें, ताकि वो इक्वल तक चेक ना करें, इक्वल पे तो होना ही है। और फिर काउंट इक्वल्स टू टू आपने इसीलिए चेक किया है ना, कि भाई अगर सिर्फ वन और वो है तो हम क्यों ना उसको लेस देन ही नम रखते हैं और काउंट इक्वल्स टू वन करते हैं जस्ट, क्योंकि वन से ही होना चाहिए। अब नम तक जाए ही ना, तो एक खाम खा चेक हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा। सिमिलरली आई को अगर हम वन से स्टार्ट ना करें, टू से स्टार्ट कर दें। अच्छा, आई को अगर हम टू से स्टार्ट कर दें और लेस देन नम कर दें जस्ट, तो फिर काउंट इक्वल इक्वल टू जीरो ही चेक कर सकते। जीरो ही रहा तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम है। ये भी कर सकते हैं हम। एक और चीज 066 को मैं बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने कोड नहीं लिखे हैं या लिख नहीं रहे हैं, बल्कि नहीं लिख रहे हैं, तो वो इसी को देख के समझ लें, थोड़ी बहुत बात है। कोड भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नॉट फॉर स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना लिख रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग अगर अपना कोड लिख रहे हैं। हाँ सही है। Correct। ये कोड है जी इनका, 066 का। सो देखो, इन्होंने कुछ इस तरह का काम किया है। वैसे तो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो पॉज करके आराम से देख लेना, कि भाई ये वन तक आएगा ना। नंबर जो भी यूजर इनपुट करेगा, लेट से फोर है तो वो फोर, आई जो है वो वन तक आएगा, आई वन तक आएगा, ठीक है। और नम फोर है। सो आई वन से स्टार्ट होगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी वन के बाद टू हो जाएगा, टू के बाद थ्री हो जाएगा, बिकॉज ये लूप में है। थ्री के बाद फोर हो जाएगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक फोर नहीं हो जाता, अगर लेट से इनपुट फोर थी तो। और हम हर एक के लिए चेक कर रहे हैं कि वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। पूरा पूरा डिवाइड मॉड से चेक कर रहे हैं, मॉड आई इक्वल्स टू जीरो, यानी उसको डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो बचे। तो वो कह रहे हैं काउंट प्लस प्लस करते हैं। सो अगर लेट्स सपोज टू था, फोर था, तो ये ऐसा होगा कि भाई वन से स्टार्ट होगा, वन इज लेस देन फोर, यस। तो फोर मॉड वन जीरो हो जाएगा, यस। तो ये काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, यानी जीरो से बढ़ के वन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम टू से चेक होगा तो ये टू हो जाएगा, क्योंकि तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फोर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा टू से। देन थ्री से नहीं होगा तो ये काउंट टू पर ही अटका रहेगा। और देन फोर से हो जाएगा अगेन, क्योंकि आई लेस देन और इक्वल टू नम है, फोर के लिए भी ये लूप चलेगा। तो ये थ्री हो जाएगा। तो अगर टू है तो प्राइम है, यानी टू यानी कि वन और अपना नंबर से अगर डिवाइड हुआ था और ये दो दफा ही प्लस हुआ है, वन के लिए और अपने नंबर के लिए, तो ठीक है, प्राइम है। अदरवाइज नॉट प्राइम हम उसको लिख रहे हैं। ये इनका कहना है। ठीक है। सही है। मैं बस इसमें ये एडिशन कर रहा था इनके लिए कि लेट सपोज अगर मैं लेस देन और इक्वल टू हटा दूं, तो ये काउंट एक कम हो जाएगा ना। तो मैं बजाय इसके टू तक चेक चेक करूं, मैं वन तक चेक कर लेता हूँ कि अगर वन से भी डिवाइड हो रहा है तो भी प्राइम। सिर्फ वन से ही डिवाइड हो रहा है, वन से नहीं बढ़ रहा तो। और वन को भी एलिमिनेट किया जा सकता है, अगर यहाँ पे मैं आई इक्वल्स टू टू कर दूँ, यहाँ पर टू कर दूँ और यहाँ से इक्वल हटा दूँ, तो फिर मैं जस्ट चेक कर सकता हूँ, अगर काउंट जीरो ही है तो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम।
ये बस मैं थोड़ी सी इनसे बात कर रहा था, अदरवाइज तो ये कोड मुझे तकरीबन सही लग रहा है। बाकी तो आप चला कर देखेंगे तो अंदाजा होगा। एक और कोड भी आया है, उसको भी शेयर कर लेते हैं। आई थिंक मोर और लेस सेम ही कोड है ये भी। यहाँ पर एक एडिशनल चीज आई है, क्योंकि मैं उसमें भी ऐड करना चाह रहा था। ये देखो, अगर प्राइम नहीं है ना, यानी जैसे ही कोई इनको मॉडरेटर मिल रहा है, यानी कि डिवाइजर मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर जीरो है तो नॉट प्राइम आप प्रिंट कर दो, क्योंकि जैसे ही कोई डिवाइजर मिल रहा है तो आप काउंट वगैरह पे नहीं जा रहे, जिस तरह पिछला प्रोग्राम जा रहा था। डायरेक्टली इन्होंने बोला भाई डिवाइडर मिल गया कोई ना कोई, नॉट प्राइम, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम खत्म। आगे जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है काउंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी वक्त प्रोग्राम को खत्म कर दिया, लूप को मतलब डेलिबरेटली खत्म कर दिया, उसका प्लग खींच दिया, रिटर्न जीरो। लेकिन अगर ये कंडीशन चेक फॉर ट्रू नहीं हो पाती है कहीं पे भी, कभी भी ये ट्रू नहीं हो रहा है, तो ये पूरा लूप चलेगा ऑब्वियसली, रिटर्न जीरो पे भी नहीं आएंगे। एंड देन जब ये लूप ब्रेक होगा तो फिर प्राइम प्रिंट कर दो कि भाई ब्रेक हो गया, नॉट प्राइम प्रिंट होता तो फिर जीरो हो जाता, अदरवाइज तो प्राइम ही। एक चीज इसमें और चेंज करनी चाहिए। अ, ये जो सी आउट और रिटर्न जीरो है ना, ये ब्रैकेट्स में आने चाहिए, इसकी बॉडी बननी चाहिए। देखो, अगर हम इफ के बाद बॉडी नहीं लगाते ना, यानी इफ के जो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बॉडी लगाने होगी, वो अगर हम नहीं लगाते। एक मिनट रुकिएगा, एक्सक्यूज मी। या सॉरी अबाउट दैट। सो अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे ना इन चीजों को, तो उससे नुकसान ये होगा कि, एक मिनट में आपको खोल के बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर जूम कर लें, ये अगर ब्रैकेट लगा दूंगा ना, तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं है ना, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट को इफ की बॉडी कंसिडर किया जाता है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया ना, तो इस सिचुएशन में पता है क्या होगा, जैसे ही आपको डिवाइजर मिलेगा, तो ये हो जाएगा नॉट प्राइम, ठीक है, और ये हो जाएगा रिटर्न जीरो, ठीक है। अब रिटर्न जीरो के लिए ये नॉट प्राइम तो हो जाएगा, अब रिटर्न जीरो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। रिटर्न जीरो के लिए अब वेट नहीं होगा कि भाई वो कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स। अगर लेट सपोज कि भाई आपको डिवाइजर नहीं भी मिलता ना, लेट से फर्स्ट टाइम ये कंडीशन चाहे कोई डिवाइजर नहीं मिला, नॉट प्राइम तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन पर है, लेकिन रिटर्न जीरो फिर भी हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर चेक नहीं होगा। तो बस ये चीज याद रखो कि इफ के बाद अगर आपने बॉडी नहीं बनाई ना ट्रू की, यानी कि ये ट्रू का कंडीशन होने पे क्या चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसकी अगर बॉडी आपने नहीं बनाई, तो जस्ट एक जो फर्स्ट स्टेट, वो इफ की बॉडी का हिस्सा है, बाकी सब उससे जो है वो मुहावरा है, उससे बिल्कुल अलग है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वो जस्ट वैसे ही होंगी जैसे कि वो हमने नहीं किया था सी आउट डमी स्टेटमेंट। दिस इज रिटर्न जीरो इज इन दिस केस इज लाइक अ डमी स्टेटमेंट। ये तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, बेशक कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। सो जैसे ही फर्स्ट टाइम आओगे, कंडीशन ट्रू है तो नॉट प्राइम करके वो कर देगा, तब तो सही लगेगा हमें हो रहा है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी ना, वो तब प्रोग्राम को खत्म कर देगा। जी, और कोई आंसर अभी तक नहीं आया है। और ले लें 5 मिनट और मुझे आंसर बताएं।
क्या होना चाहिए वट एवर, क्योंकि इस तरह के आंसर्स अगर आएंगे तभी हमें इश्यूज रिजॉल्व होंगे, इशू पता लगेंगे, वरना ये छोटी छोटी चीजें ब्रैकेट्स वाली ये अलग से नहीं बताई जाती किसी टॉपिक में। हाँ भाई, ये एक और कोड आया है, इसको देख लेता हूँ मैं, फिर इसमें कोई अगर इसमें फॉर लूप का इस्तेमाल हुआ है जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। एंड ग्लॉसिंग ओवर द इश्यूज जो कि चलो सही है, वो तो ठीक है, आई आपने नीचे यूज किया हुआ है। ब्रैकेट्स फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि आपने फॉर को आगे लिख दिया है और फिर ब्रैकेट उसका पीछे है, इंडेंटेशन में हो ना तो फॉलो करना आसान होता है। अच्छा, फॉर भी इसी तरह का एक लूप है जो वाइल लूप है जिस तरह का, आज की क्लास में हम वो नहीं पढ़ रहे, बच्चों के सामने आ गया है तो मैं जस्ट एक ग्लॉस ओवर कर रहा हूँ उसको, कि वाइल और फॉर इसी तरह से काम करते हैं, जैसे कि वाइल, डू वाइल और फॉर। फर्क सिर्फ इतना सा है, देखो वाइल लूप में हम ना अपडेट वाली जो चीज़ है, जैसे आई प्लस प्लस है या एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस आई, जैसे मैंने किया था एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, मैंने लूप की बॉडी में लिखा था कि जब खत्म हो तो उससे पहले ये चीज़ अपडेट हो जाए। फॉर में हम ये चीज़ें एक साथ ही लिख देते हैं कि भाई यहाँ से शुरू हो यहाँ पे खत्म हो, कंडीशन ये है और ये अपडेट उसकी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लस करना है या माइनस करना है। वर्किंग तकरीबन सेम है, इनिशियलाइजेशन हो रही है, फिर कंडीशन हो रही है, फिर अपडेशन हो रही है। ठीक है, नम इज लेस देन इक्वल टू वन है तो फिर नॉट अ प्राइम नंबर, और रिटर्न जीरो, वन से छोड़ा, ये आपने वैलिडेशन में कह दिया नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके अलावा आप चेक कर रहे हो और अगेन नॉट प्राइम है तो जीरो कर रहे हो, देखो यहाँ पे बॉडी आ गई है ना, तो ये ज्यादा बेहतर काम करेगा रादर देन के विदाउट बॉडी। रिटर्न जीरो सिर्फ तभी काम करेगा, अंदर वाले रिटर्न जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, जब वाकई में कंडीशन ट्रू होगी तो। एक और कोड भी मैं दिखा देता हूँ, ये कोड मैं क्विकली आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा सकती हैं, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, कि आप सिर्फ अभी इस पे फोकस ना करेंगे, बस अभी पढ़ा और गया, आराम से इसको बैठ के देखना है, खुद अपने कोड्स लिखने हैं और फिर इनको वन बाय वन वेरीफाई करना है, इसमें इशू क्या था डीबग करना है, सो दैट हो सकता है आप वो गलती ना करो लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने की हो तो उसके कोड को देख के आपको याद आ जाए या याद रहे, ऐसी गलती नहीं करनी। जैसे कि ये एक और कोड आया है, अच्छा डिलीट कर दिया है उसने जिसने एक कोड भेजा था, एक और कोड में दिखा रहा हूँ। ओके, वो देखो बहुत सी चीजें इसमें ऐसी इस्तेमाल हो रही हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, सो इसमें मुझे अव्वल तो या तो ये शक हो जाता है कि आप लोग या तो कॉपी करके मुझे भेज रहे हैं, विच इज नॉट माय मोटिव कि आप लोग ये करें, और दूसरा ये है कि आपको कोडिंग आती है ऑलरेडी, सो अगर आपको आती है और आप इतना अच्छा कोड ये वाला लिख सकते हो जिसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सो दैट्स ऑन यू, दैट्स गुड। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कौन सी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं और जो कि हम यूजुअली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नहीं लिखते, जो कि वाज़ेह हो जाता है कि आपने कहीं से कॉपी करके इस चीज़ को भेजा। ये कि कमेंट हम यूजुअली इस तरह से नहीं लिखते हैं, मतलब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी काम क्या है और आपने भी वही काम किया है, सो व्हाई इज देयर अ नीड टू राइट अ कमेंट ऑन दैट? सो इफ दैट इज अ कमेंट इट मींस इट इज नॉट रिटन बाय यू,
सिमिलरली फॉर लूप हमने इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक, हम इंट आई को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इफ एल्स को हम अलग अलग बॉडी में लिखते हैं, हम एक साथ नहीं लिखते थे इफ एल्स को, और उसकी ब्रैकेट खत्म कहाँ हो रहा है शुरू कहाँ हो रहा है, एक ही लाइन में शुरू हो रहा है। इफ इज प्राइम, इस प्राइम को आपने इफ की कंडीशन के अंदर आपने एक वेरिएबल लिख दिया, सिर्फ एक वेरिएबल लिख दिया, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। दीज आर सम थिंग्स जो कि अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं की। So don't jump ahead like that. If you want to do that, you can do that in the midterm exam if you want to do it. Anyways, moving on. So these are some of the codes जो कि हम अभी तक देख चुके हैं। midterm exam की थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि because this will be your first exam I think in the university life. So the whole process goes like this. You will be getting a timetable of your exams. Usually timetable इस तरह का होता है कि every day you will have one paper every day. एक दिन में 2 पेपर यूजुअली नहीं होते अनलेस आप कोई कोर्स रिपीट कर रहे हो। मंडे को एक पेपर होगा, टाइमिंग क्या होगी आपको बाद में पता लग जाएगा, सकता है आपके साथ शेयर भी हो गया टाइम टेबल या हो जाएगा। सो दिस विल बी अ 1 आवर एग्जाम और इसमें अराउंड 5 से 10 एमसीक्यूज होंगे, यानी अराउंड टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 5 to 7 पॉइंट्स के शायद आपके एमसीक्यूज टाइप होंगे क्वेश्चंस। उसके अलावा बाकी 15 नंबर्स के जो हैं वो होंगे सब्जेक्टिव होंगे। इसमें आपको जिस तरह हमारे कोर्स की अगर बात करें तो इसमें कोड आ सकता है, कोड लिखें या एरर तलाश करें या इस चीज़ का कोड लिखें, इसमें क्या एरर है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अच्छा, आपका सीटिंग प्लान भी आपसे शेयर होगा। किस तरीके से शेयर होता है वो डिपार्टमेंट करेगा, उसका मैकेनिज्म है जो भी एग्जाम डिपार्टमेंट या आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपको शेयर कर लेंगे कि आपका कौन से रूम में, कौन से बिल्डिंग में, किस जगह पर आपकी सीट है जहाँ पर जाकर आपको एग्जाम देना है। कोशिश करें कि एग्जाम जब शुरू हो रहा हो, लेट से 9 AM पे आपका एग्जाम स्टार्ट है तो 8:45 तक आप एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर बैठ जाएं और ये देख लें कि उस सीट पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ ना हो या उसके नीचे कोई पेज या इस तरह की चीज़ ना हो। कभी कभार ऐसा होता है किसी स्टूडेंट की तरफ से रह जाती है कोई चीज़ एंड देन जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो फिर दैट इज़ ऑन यू कि आपके पास वो चीज़ है। सो कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें देख लें कि कोई चीज़ एक्सटर्नल आपने बोरो नहीं करनी किसी से। ऑल्दो इट डिपेंड्स फ्रॉम इन्वेजिलेटर टू इन्वेजिलेटर, कुछ इन्वेजिलेटर्स थोड़ा सा लीनियंट होते हैं, दे ट्राई कि ठीक है आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आप उससे ले लें या हम लेके दे देते हैं, बट ट्राई टू ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस फॉर एवरीथिंग। मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं होंगे। 1 आवर का एग्जाम होगा, सो 1 आवर बहुत जल्दी गुजर जाता है, सो ट्राई टू फोकस ऑन योर एग्जाम। अपने पेपर के ऊपर गौर करें। जैसे ही आपके पास आंसर कॉपी आए उसमें अपनी डिटेल्स लिखें, अपना नाम, रोल नंबर, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको नहीं पता, तो वेट फॉर योर क्वेश्चन पेपर। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो उसके अंदर वो काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, लाइक कोर्स कोड क्या है, सेक्शन क्या है, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो कि शायद आपको वर्बली याद ना हो लेकिन वो क्वेश्चन पेपर पर होंगी। या एक और डॉक्यूमेंट है जिस पर होंगी, वो होती है आपकी एडमिट स्लिप। एडमिट स्लिप भी आपको इशू होती है एग्जाम से पहले और वो एडमिट स्लिप आपको सीएमएस से मिलेगी। अगेन उसका मैकेनिज्म भी आपका डिपार्टमेंट आपसे शेयर कर लेगा कि वो किस तरीके से आपसे शेयर की जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी है सो दैट कि आप बिल्कुल प्रिसाइज वे में जाएं एग्जाम हॉल में और अपना पेपर देकर आएँ, आप बाकी चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट ना करें। सो मेक श्योर कि आपको अपना रूम पता हो एग्जाम में जाने से पहले और 15 मिनट्स पहले आप अपनी सीट पर अपने रूम में बैठ गए हों, आपको सारी डिटेल्स पता हो, आपके पास एडमिट स्लिप हो। इस बारे में कोई खबर नहीं है 003 की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि 31st तक तो ऑनलाइन है यानी कल तक, उसके बाद का कोई कंफर्मेशन नहीं है। G018 क्या कहना चाह रहे हैं? सर यूजुअली क्लास और एग्ज़ाम्स जो हैं 1 वीक तक चलते हैं, उनमें गैप्स भी होते हैं। नहीं, गैप्स नहीं होते, एग्जाम 1 वीक तक होते हैं और डेली आपके एग्जाम्स हुआ करेंगे। यानी अगर आप ओके। रेगुलर कोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, यानी एक सेमेस्टर के ही सब पढ़ रहे हैं, कोई रिपीट वगैरह नहीं कर रहे, तो जी उस जी। केस में आपके तकरीबन डेली एक एक एग्जाम हुआ करेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम्स उस टाइम पर शेड्यूल होते हैं जिस टाइम पर आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं उस कोर्स की। यानी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फर्स्ट पेपर होगा दैट विल बी ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑन मंडे एट 9 है एंड देन ओके सर। ट्यूसडे जिसकी क्लास होती है सो ऑन। 1 आवर का एग्जाम। टॉपिक्स हमने कौन कौन से डिस्कस करने आएंगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि दिस विल बी योर फर्स्ट एग्जाम सो यू मे हैव क्वेश्चंस। टॉपिक्स हमारे आएंगे जो अब तक हमने सारे पढ़ लिए हैं वो सब। स्लाइड्स कुछ मैंने शायद शेयर की थी, अगर नहीं भी की थी तो हम लेक्चर नोट्स और रिकॉर्डिंग्स और इन सब चीज़ों से आपने
टॉपिक समझने हैं कौन कौन से हैं जो जिनमें से आपके पेपर आएंगे, सो वो नोट कर लें। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, मशीन लैंग्वेज किसको कहते हैं, कंपाइलर क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी आईडीई किसको कहते हैं, सर कैन और यू राइट नहीं, टाइप राइट आप राइटिंग? खुद करेंगे, टाइप आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। एक स्टूडेंट को ऐसा करें कि टाइप कर लें और वो मैसेज में भी भेज देना, क्योंकि अगर मैं टाइप पे लगा तो मैं वो ट्रेन ऑफ थॉट रह जाएगी कि मैं क्या टॉपिक का बात कर रहा था। एक स्टूडेंट को टॉप टाइप कर लें और वो मैसेज में सबको भेज भी दीजिएगा। ये शुरू से बोला है, मैं टाइप करता हूँ। आई सेड व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और सोर्स कोड क्या होता है, और एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है। डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मैं इसमें बता रहा हूँ, जो कि इन्हीं चीज़ों के डिफरेंट नाम है, लाइक सोर्स कोड हो गया, देन ऑब्जेक्ट कोड होता है, देन मशीन कोड होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। सिमिलरली कंपाइलर किसको कहते हैं, कंपाइलर का काम क्या होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसके अलावा ये होगी जनरल बातें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। देन हम आए किसी लैंग्वेज के ऊपर, आई थिंक हम सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। सो हमने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक की जिसमें सी प्लस प्लस और उसके आर्किटेक्चर को समझना स्टार्ट किया। जिसमें हमने पहले देखा कि इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, यानी सी आउट सी इन का क्या आर्किटेक्चर है। अच्छा, इनपुट आउटपुट के साथ साथ हमने दो चीज़ें और भी डिस्कस की थी जिसको हम कह रहे हैं इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। सो क्लास, आई थिंक फिजिकल क्लास में हमारी ये बात हुई थी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम वाली। So, उस पर हम काम करेंगे। एंड देन उसके बाद हम काम करेंगे, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम होगी। फिर उसके बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स की इनपुट आउटपुट यानी कैरेक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, इंटीजर, फ्लोट्स, थिंग्स लाइक दैट। देन उसके बाद स्केप सीक्वेंसेस, स्केप सीक्वेंसेस, स्केप सीक्वेंस, ये इन चीज़ों को कहते हैं, जैसे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, दो तीन चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी, उनको कहते हैं स्केप सीक्वेंस। वो हो जाएंगी। एंड उसके बाद हो जाएगा जी, क्या होगा, हाँ उसके बाद फिर हम स्किप करके आ गए थे यहाँ पर इफ एल्स पे। देन हमने स्टार्ट किया इफ। अच्छा, इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट, या जिसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इसकी दो तीन टाइप्स हैं, यानी दो तीन तरह के तरीकों से हम इफ एल्स की कंडीशन लिख सकते हैं। या तो खाली इफ लिखते हैं, या इफ के बाद एल्स भी लिखते हैं, या एल्सिफ्स लगा दें, इफ एल्सिफ 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 एंड देन अगेन एल्स लगा दें। ये किस तरह से काम करते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या है वो आपको पता होने चाहिए। एग्जीक्यूशन में, थ्योरेटिकली की बात नहीं कर रहा हूँ कि डिफरेंट बताएं इफ और इफ एल्स में क्या है। एग्जीक्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि इफ एल्स और इफ एल्सिफ में क्या फ़र्क है, कि अगर आपके सामने कोई प्रोग्राम आए या आपको अगर ज़रूरत पड़े तो यू नो कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है और उनकी एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस आता है। सिमिलरली नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। अच्छा, हमने इससे रिलेटेड इफ से पहले हमने ऑपरेटर्स भी पढ़े थे। सो देयर आर 3 और 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। यानी ये सारे टॉपिक्स आएंगे। एंड देन आज की क्लास तक हमने जो चीज़ें पढ़ी, यानी वाइल लूप और डू वाइल लूप, फॉर लूप नहीं, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, बस ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में इंक्लूडेड हैं। और ये लिख कर शायद अभी मैसेज में भी भेज देंगे जो स्टूडेंट अभी कह रहे थे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएंगे वन बाय वन। सो अब बताएं क्या क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल नहीं होगा आपके आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में। थ्योरेटिकल लाइक 2 to 3 पॉइंट्स का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा मे बी। अदरवाइज ज़्यादातर इसी पर लाइक होगा कि इस कोड, ये इसका कोड लिख के दें या एमसीक्यूज इसका। 5 होंगी और थियोरेटिकल 5 मार्क्स का होगा, और ज़्यादातर कोड बेस पे होगा 10 मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल नहीं होगा, मैं जैसे ये कह रहा हूँ 5 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, बाकी जो 15 मार्क्स है ना, उसमें से शायद 2 से 3 पॉइंट का कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज ज्यादातर 10-12 मार्क्स का ऐसा ही होगा कि ये कोड लिख के बताएं इस चीज का, या इस कोड में से एरर बताएं, या ये कोड ये आउटपुट दे रहा है, इसको मुझे सही करना है, बताओ कैसे सही होगा। सो मेनली कोड रिलेटेड होगा।
ओके। ठीक है, अब बताओ क्या क्वेश्चन है। क्योंकि अगर कोई एमसीक्यूज किस क्वेश्चन टाइप के होंगे? एमसीक्यूज भी थोड़ा कोडिंग रिलेटेड होंगे, प्रोग्रामिंग रिलेटेड होंगे, इतने ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होंगे। मतलब इस तरह का हो सकता है एमसीक्यूज के भाई, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इफ आई यूज इफ एल्स एक्सेप्ट इफ फ्रॉम दिस कोड, एक कोड टाइप होगी भाई, इसकी आउटपुट बताओ क्या चेंज हो जाएगी। हम्म। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस सब चीज़ों से रिलेटेड तो प्लीज़ आस्क मी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर हो जाएगी। देन वी विल कंटिन्यू आफ्टर अवर मिड टर्म एग्जाम्स। सर मिड टर्म एग्जाम्स में क्या फिजिकल क्लासेस भी होंगी या सिर्फ एग्जाम्स चलेगा? अभी तो मुझे एग्जाम्स का भी कंफर्म नहीं है, जस्ट के एग्जाम प्रिपरेशंस चल रही हैं, इस वजह से आई नो कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि 8 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक एग्जाम्स होंगे। अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम्स भी आपके लाइक नेक्स्ट वीक में होंगे या नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस आए तो आपके एग्जाम्स भी शायद एक हफ्ता आगे चले जाएं, या डिपेंडिंग ऑन दैट इंस्ट्रक्शंस। एंड फिजिकल क्लासेस का तो अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है। अगर फिजिकल क्लासेस जो है पॉसिबल नहीं हुई तो ऑनलाइन ही जो हाँ है ऐसा ही पेपर्स हैं। ऑब्वियस। नहीं, ऑनलाइन पेपर्स नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स आई डोंट थिंक, स्पेशली मिड एग्जाम्स तो ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि होंगे। उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। यानी जब कोविड था तो आई रिमेम्बर कि कोविड में मिड टर्म एग्जाम हुआ करते थे, तो मिड टर्म एग्जाम को इन्होंने रिमूव कर दिया था एंड दे सेड कि देयर विल बी अ प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग। वो प्रोजेक्ट सबमिशन विल बी 20 मार्क्स की होगी, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स में कंसिडर की जाएगी। एंड देन फाइनल एग्जाम वाज एन एग्जाम लाइक काइंड ऑफ, उसके लिए कुछ आवर्स थे, वो जो टेक होम एग्जाम हम उसको कहा करते थे। बट लेट्स सी क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं। फॉर नाउ आई थिंक एग्जाम्स तो बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी चल ही रहे हैं, उनके एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए हैं। सो आई थिंक हमारे भी शायद मिड एग्जाम्स हो ही जाएंगे टाइमली। बट लेट्स सी इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं। आई थिंक कल तक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, बिकॉज 31st तक की तो इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी गवर्नमेंट ने। अब लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स एंड अवर क्लास हियर। टॉपिक मैंने बता दिए ऑलरेडी, 011 ये शेयर कर लेंगे आपसे जिन्होंने टाइप किए हैं। यार ये मैसेज में आप भेज देना प्लीज, टॉपिक जो आपने लिखे हैं। ये इन्होंने लिख के एक तस्वीर सर भेज दी है। चैट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं बस मैंने 2 सेकंड व्हाट्सएप के लिए। में कर दिया शेयर। ठीक है, गुड है। एक चीज़ मुझसे शेयर हुई है, ये शायद मैंने टॉपिक्स बताए, ये स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ गए होंगे। सो रिकॉर्डेड देख यस के सर। पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सी यू आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम इफ मिड टर्म एग्जाम हैपन। So let's hope for the best and good luck to you for your exams. Thank you so much. नॉट See you then.